जेपीएन सर का रिपोर्ट सब ठीक हो गया, लेकिन थोड़ा सा भी बाकी है। अब ये बताओ, अगर आपका कोई डिस्कशन है तो मुझे बताओ फिर। जीओसी में कोई डिस्कशन है? जीओसी 1 में कुछ पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हो। जीओसी 1 में एक्सरसाइज 1, 2, 3, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 9। और रुकना भाई, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 9 अभी बता देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 9 अपन को गिवन है, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जीओसी के पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। It is given to us that find the number of carbon atoms including the given structure which have the negative charge in resonating structures। तो अपन को एक स्ट्रक्चर गिवन है, मैं लिख लेता हूँ पहले कौन कौन से क्वेश्चन पूछे आपने। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 में 9 और एक्सरसाइज 2 का P3 में 2, 3, 9 और एक्सरसाइज 2 का 6 है 10 भी है, 6, 8 और 10 भी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3, अच्छा वो एक्सरसाइज 3 का है पार्ट 2, 6, 8, 10 एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, 6, 8, 10। और कोई किसी का डाउट होगा तो अब बता देना, अभी अपन इसको डीलोकलाइजेशन देखते हैं ना। अच्छा देख, अपने पास एक कंपाउंड गिवन है ऐसे, ठीक है। अपने पास एक कंपाउंड ऐसे गिवन है, इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें CH डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 ऐसे, और इधर अपन को गिवन है C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे, और इधर अपन को गिवन है 1, 2, 3 और इधर C ट्रिपल बॉन्ड N गिवन है, और यहाँ पर मुझे गिवन है CH, ठीक है। अपन को इसके इंक्लूडिंग बताना है कि कितने प्लेसेस पर डीलोकलाइजेशन बता दें, ठीक है। अब रुक जाओ तुम लोग, मतलब फिर इतनी देर बाद वो निकलते हो, 1 मिनट रुको। एक्सरसाइज 2 के अब लोग पार्ट 1 तो अपन डिस्कस कर चुके हैं यहाँ। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का 9 एंड 10, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 का 5, पार्ट 2 का 5, और एक्सरसाइज 3 का वो पार्ट 1 का है? पता नहीं कौन सा कर दिया, देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का पार्ट 1 इधर भी है, तो उसमें 19, 22, 24, 26, 19, 22, 24, 26। वैसे ये सारे डिस्कस कर चुके हैं अपन, है हम लोग। फिर से पूछे एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 का 1, ये लिख लें, हो गया। चलो अब बाद में अपन करेंगे, पहले अब सीख लेते हैं। अब बाद में बता देना भाई, अब बाद में बोल देना सर वो एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 का है, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 का है। पार्ट 1 का, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 का 6, 8 और 10, ये बोला था। चल ठीक है, कर दिया मैंने। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का 7, 8, 12, 7, 8, 12, 7 भी है और 12। चलो हो गया। अब और भी है, क्या क्या है, 2, 3, 5, 6, तो 1, 2, 3, 5 और 6 पार्ट 2 में बता दिया। एक्सरसाइज 3 के कौन सा 11 पार्ट, कौन सा है? अच्छा पार्ट 1 का 11, पार्ट 1 का 11 हो गया, लो लिख लिया। अब कोई और है तो जल्दी बोलो, फिर मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ये बताऊंगा नहीं, क्वेश्चन नहीं बताना है मुझे, फिर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी करवाने होंगे। क्योंकि जब तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे लगता है कि यार वो कंसेप्ट वीक है, तो मैं उस कंसेप्ट को बताने के लिए कुछ कुछ पढ़ाऊंगा भी। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 4 का 10, अच्छा एक्सरसाइज 2 के पार्ट 4 का 10, चलो कर देंगे। चलो शुरू करते हैं। अच्छा इसमें डीलोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं। देख भाई, एक तो ये डीलोकलाइजेशन, तो एक तो इधर आ जाएगा ये, एक ये है ही। अब अगर मान लेते हैं बल्कि इसको इधर डीलोकलाइज करते हैं, तो ये इधर आएगा नेगेटिव चार्ज इस पे, क्योंकि इन दो कार्बन एटम में डबल बॉन्ड है और उससे जो एटम अटैच्ड है उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो डीलोकलाइजेशन होता है, तो ये किधर आ जाएगा, तो ये 3 उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता,
उस पर नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट थोड़ी है। 2 कार्बन एटम में डबल बॉन्ड है और उससे जो एटम अटैच्ड है उसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इसमें तो इसी पे आ रहा है, इस पे थोड़ी आ रहा है। ये इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट होगा और इसी पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो डिलोकलाइजेशन में थोड़ी होगा, तो उसी पे अटैच। अपन कहते हैं, अब ये चैट बंद ही कर देता हूँ, बाद में देखते रहना क्योंकि वो उस पर बार बार देखूंगा मैं तो गड़बड़ होगा, है ना। अब जो भी होगा बाद में देख लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसका डिलोकलाइजेशन जो होगा, तो 3 तो ये हो गए अपने, और एक इधर भी आएगा नेगेटिव चार्ज, इधर डिलोकलाइज करूंगा तो इसको इधर शिफ्ट करूंगा अल्टरनेट एटम पे, राइट, वो भी डिलोकलाइजेशन होगा। तो अपन कहेंगे अगर उधर भी डिलोकलाइजेशन होगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इधर से इधर भी शिफ्ट करूंगा। तो कितने पोजीशन हो गए उसमें अपन से कहा था, उसमें फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग द गिवन स्ट्रक्चर where the which can have the negative charge in the resonating structure। उसने कार्बन पूछे, उसने कार्बन पूछा है, और ये वाला तो नाइट्रोजन है इसलिए इस पे नहीं ले जाऊंगा। 6 हो गए, 3 वो दिख रहे हैं, 4 5 और ये 6 हो गया। बोलो क्या डाउट है, किसी को डाउट है? यहां से जैसे अपन को गिवन था ना, ये CH2 और नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, तो ये जब आप यहां शिफ्ट करोगे ना तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो अपन को ऐसे मिलेगा, ये CH था, है, तो अपन कहेंगे डबल बॉन्ड, और इसमें है एक ही कार्बन, हाइड्रोजन नहीं था इसमें, तो अपन लिखेंगे CH और इस पे नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड CH2। अब ये वाला डबल बॉन्ड थोड़ी नेगेटिव चार्ज है, डिलोकलाइज होगा, वो डिलोकलाइज नहीं हो गया। 6 हो गया। अब तुम मुझे कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ, मेरे पास ये कंपाउंड, इसके जरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैलकुलेट करके बता दो कितने होंगे। लो भाई, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैलकुलेट करके बताओ कितने होंगे। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैलकुलेट करके बताओ कितने होंगे, कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा उसका। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो अपन डिलोकलाइज करेंगे, तो अपन कहेंगे देख भाई, अगर उसको कैलकुलेट करना है ना तो अपन ऐसे डिलोकलाइज करेंगे, इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर। अगर नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डिलोकलाइजेशन चेक करना है तो इधर से इधर शिफ्ट होगा, तो एक तो इधर बनेगा, दूसरा इधर बनेगा, तो इधर आएगा तो ऑल्टरनेट एटम पे इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। तो मैं ऐसे बना सकता हूं, मैं ना एक बार बना के देख लेता हूं, क्योंकि अपन को फिर हमेशा के लिए पता चल जाएगा ना कि आप कैसे डिलोकलाइजेशन बनाते हैं, ताकि फिर कभी अपन को ऐसे काउंट करूंगा ना मैं, 5 ये हो गए, ये हो गए, तो फिर लगेगा पता नहीं, सब ठीक है, आपको ही समझ में आया। मैंने इसको यहां से यहां बॉन्ड बनाया तो यहां नेगेटिव चार्ज, अब इसको यहां बना, यहां से क्रॉस कॉन्जुगेशन था तो अपन ऐसे 2 बार टिक कर लेंगे कि भाई उधर भी जा सकता था, है? तो अपन कहेंगे भाई यहां से यहां बनाऊंगा, है, दैट इज यहां पर, फिर यहां से उधर भी बनाऊंगा, मतलब मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, तो मैं इसको भी बनाऊंगा, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इसको फिर डिलोकलाइज करता हूं, इधर से इधर करूंगा तो इधर इधर आ जाएगा। अब अपन कहेंगे
ये बन गया। अब इधर वाले से बनाते हैं, इधर वाले। ये तो सारे के सारे कॉन्जुगेशन में करने बिल्कुल एग्जैक्टली वही कॉन्जुगेट किए जो हमने लिखे। अब अपन कहेंगे देख भाई, अब मैं ऐसे बनाऊं, इधर नेगेटिव चार्ज था, है इधर है, अब मैं इसको ऐसे बनाऊं, इधर नेगेटिव चार्ज और इधर भी। अब मैं इसको ऐसे बनाऊं, इसको मैं ऐसे बनाऊं, इधर है और इधर है, ठीक है। अब मैं इसको मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको मतलब देख लेते हैं। अब मैं अगर एक इससे भी बना सकता हूँ, एक और ये बने मेरे पास। तो एक तो ये खुद हो गया मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बने, फिर 9 आ रहे हैं। तुमको कोई डाउट है तो बोलो। नहीं, अगर आएगा तो इंटीजर टाइप है, यू विल गेट द टाइम एग्जाम। भाई आप अभी तो शुरू किया ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब धीरे धीरे आपको पता रहेगा, अरे यार शर्तों फटाफट कैलकुलेट करके बता देते हैं, यही कैलकुलेट करके बता देता मैं 7 8। तो मैं यहाँ ये वाले नहीं बनाता, मैं यहां से बनाता ये, क्योंकि ये तो मैं ओरली काउंट कर लेता, मैं सिर्फ 2 बनाता तो उसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता। तो धीरे धीरे सीखोगे ना, इसलिए तो मैंने कहा धीरे धीरे ही मुझे सिखाना देना। अच्छा ठीक है, मैं क्या कहूंगा देख, एक तो ये बना, मैं कहूंगा सर एक बात बताओ, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस। भाई 1 और 9 में मुझे कोई 1 और 7 में मुझे कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता। डिफरेंस है कैसे, भाई देख लो, इधर जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है ना, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है, वो अलग अलग स्ट्रक्चर है। और इसके बॉन्ड के पोजीशन चेक करो और इसके, वो भी अलग है। देखो क्या डिफरेंट, ये मतलब 1 9 और 7 अलग अलग है। मेरा वीडियो लैग हो रहा क्या, नहीं हो रहा, जो लिख रहा है तो उसी का वीडियो लैग हो रहा है, क्योंकि मेरा वीडियो अगर थोड़ा भी कुछ गड़बड़ होता है ना, पूरी पब्लिक ना खा जाती है मुझे, ठीक है ना, कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर एक भी होगा तो वो मुझे पता है, तो फिर से रिजाइन कर लो आप। अच्छा देखो, पहले अपन क्या बोल रहे थे, अपन बोल रहे थे ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, सभी में तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, फिर अलग अलग कैसे हो गए। अरे भाई पोजीशन देखो ना, इसके रिंग में पोजीशन डबल बॉन्ड का, इसके रिंग में पोजीशन डबल बॉन्ड का, और इसके रिंग में पोजीशन डबल बॉन्ड का, सब अलग अलग है ना। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हुआ तो क्या हुआ। भाई आप बोलते हो ना कि ये दोनों बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि अल्टरनेट बॉन्ड्स हैं। आप बोलते हो ना कि भाई ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हाँ तो उसी के बेसिस पे तो मैं इन दोनों को बोल रहा हूँ, दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेंजीन में अलग अलग है ना बॉन्ड का पोजीशन। नेक्स्ट, थोड़ा सा बना के देखिए। अब मैं एक और दूसरा क्वेश्चन, मतलब मैं बताऊंगा आपको, सारे क्वेश्चन बताऊंगा, आप चिंता मत करना, बट अगर अपन सीख लेंगे ना शुरू में, तो ही अपन अच्छा कर पाएंगे। मेरे पास में ये कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड बाइफेनाइल, अपन को पता है ये बाइफेनाइल। मुझे ना डाइक्लोरो बाइफेनाइल लिखना है, और एक रिंग पे आप एक ही क्लोरीन लिख सकते हैं। मेरे पास 2 बेंजीन रिंग है, मतलब मेरे पास C6H5
और C6H5 मतलब हो गया C12H10 और Cl2 है मेरे पास। मुझे बताया गया कि ये बाइफिनाइल है ऐसे, और इसमें 2 क्लोरीन है। आप एक रिंग में एक ही क्लोरीन लिख सकते हैं। बताओ कितने आइसोमर बने? आप एक रिंग में एक ही क्लोरीन लिख सकते हो, बताओ कितने आइसोमर बनेंगे? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप अपने आप बाद में फिर से कैलकुलेट करना, अपने आप कैलकुलेट करके देखना कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने आप कैलकुलेट करना कि सर ने कैसे बनाए थे यार, 9 वो बने कैसे? तो आपको एक बार अपने आप बना के देखना। आपके पास सारे स्ट्रक्चर्स हैं, आप बना के देखना कि आप कौन सा मिस कर रहे हैं। बेंजीन और फिनॉल में अलग होता है मतलब क्या? क्या लोग होगा ये? पता नहीं। भाई एक रिंग में एक ही क्लोरीन हो सकता है। बताओ कितने आइसोमर बना सकते हैं अपन मैक्सिमम? द नंबर ऑफ आइसोमर्स of biphenyls of dichlorobiphenyl. Assume one ring can have only one CL. मतलब मैं ये बोल रहा हूं तुमसे कि अपन इस पे एक ही सीएल लगाएंगे, इस पे भी एक ही सीएल। अब अलग अलग स्ट्रक्चर कितने बना सकते हो? दोनों में एक ही रिंग में 2 सीएल नहीं आ सकते। अब बताइए। अब बोलो। चार है, एक बार चेक कर लो। एक बार तो यही बना हुआ है आपने जो बना के रखा है, इसको फिक्स रखते हैं, बाकी उसको रोटेट करते हैं। मेटा पे आया, क्लोर इधर आया, इधर सीएल। तो अपन कहेंगे भाई ये वाला और ये वाला तो सेम है, वो कैसे? नंबरिंग करके चेक कर लो। आईपैक नेम तो सेम है, मतलब देयर सेम है। ठीक है, मतलब ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला। तो ऐसे तो बना सकता हूँ ना, बनाओ। और ऐसे इसको भी बनाओ, तो फिर मैं ऐसे बनाऊं। ये नहीं बनाया। तीन ये हो गए, तीन ये हो गए। अब और कोई बना सकते हैं? दोनों मेटा हो गए, दोनों ऑर्थो हो गए, दोनों मेटा हो गए, दोनों पैरा हो गए। एक ऑर्थो एक मेटा भी, और एक ऑर्थो एक मेटा, एक ऑर्थो एक पैरा, वो सब हो गए, सारे हो गए भाई। 6 आया, बिल्कुल सही। पीयूष ने अपन को आंसर पहले ही दे दिया था बनाने के पहले, सर मेरा आंसर 6 आ रहा है। सही। मतलब जब अपन क्वेश्चंस में अपन को गिवन था कि डाइक्लोरोफेनाइल बनाना है, बाइफेनाइल बनाना है, तो बाइफेनाइल तो ये था, और डाइक्लोरो में अपन के पास लिमिटेशन था कि एक रिंग पे एक ही क्लोरीन लिख सकते हो आप। दोनों क्लोरीन एक ही रिंग पे नहीं लिख सकते आप, ऐसे नहीं बना सकते। ये लगा सकता था आपको, एक रिंग पे एक ही क्लोरीन लिख सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं उधर।
मतलब कुछ डाउट्स और हैं, अपन पहले डाउट्स भी डिस्कस करते रहेंगे, बीच-बीच में अपन कंसेप्ट भी देखते रहेंगे इस टाइप से। मतलब अगर कोई कंसेप्ट अपन को लग रहा है कि यार इसको बताने से तुम लोग मतलब और अच्छा करोगे तो वो मैं बता। अब अपन चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर, अब एक्सरसाइज 2 से शुरू करते हैं पार्ट 1 से, क्योंकि पार्ट 1 भी पूछा है। वैसे पार्ट 1 अपन ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 हो गया। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 में कुछ भी नहीं है, अब एक ही क्वेश्चन था 9th वाला, वो हो गया। तो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 फिर पूछ रहे हो यार तुम लोग, इतना मतलब पिछले बार अपन ने बहुत डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, तो सारे डिस्कस कर लिया था। हाँ, फिर भी डाउट्स हैं तो करेंगे अपन, है 9th वाले इसको देखते हैं। 9th और 10th तो है, तो 9th वाले से अपन शुरू करते हैं। देखिए इसमें गिवन था डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ सीसी बॉन्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है भाई, बॉन्ड लेंथ इन सीसी बॉन्ड है ऑफ द फॉलोइंग। तो ये ना डबल बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, क्योंकि सीसी डबल बॉन्ड लिखा हुआ है, इधर CH3 है। देखा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन एटम से ही मैं चेक कर लूंगा, लेकिन इसमें तो रेजोनेंस भी है, इधर डबल बॉन्ड है, तो इधर इसमें क्या ताकत है, इसमें कॉन्जुगेशन। देख भाई, जिसमें रेजोनेंस होगा ना उसमें तो सीधा बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है, इसमें ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है, 3 बॉन्ड में कॉन्जुगेशन। तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मोर, कैरेक्टर इज मोर। इन दोनों में डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम बनेगा, क्योंकि वहां रेजोनेंस थोड़ी है, हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा सा टाइम के लिए ही चेंज होगा, बहुत थोड़ा चेंज होगा। मतलब अगर हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर दिया जाए तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा, ज्यादा चेंज नहीं आएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन से बहुत कम चेंज होगा। तो अपन कहेंगे यहां भी तो रेजोनेंस है, दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है ना, हाँ ठीक है ना, इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, मतलब ज्यादा जो सिंगल बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि ज्यादा कॉन्जुगेशन, इसमें कम कॉन्जुगेशन। इसका मतलब है सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ इसमें होगा। तो अगर मैं 1 2 3 4 लिख लेता हूं, तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन का 3 में होगा, उसके बाद अपन 1 लिख सकते हैं। तो कॉन्जुगेशन की वजह से, क्योंकि वहां डीलोकलाइजेशन है, बॉन्ड शिफ्ट होंगे, मतलब जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ बॉन्ड थोड़ी शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन, बहुत वीक इफेक्ट होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ वेरी वीक इफेक्ट एज कंपेयर टू रेजोनेंस। तो यहाँ भी तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो अपन कहेंगे भाई यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 4 अल्फा है, जबकि यहाँ पर 4 और 10 अल्फा है, मतलब 10 टाइम में डबल बॉन्ड को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करूंगा, वहां 4 बार ही करूंगे। भाई हमें तो थोड़े से डिफरेंस से मतलब है, अगर थोड़ा भी डिफरेंस हो तो मैं कहूंगा अच्छा इसमें ज्यादा टेंडेंसी है डबल बॉन्ड को मूव करने की इसके कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ दोनों में तो रेजोनेंस है, इन दोनों का इन दोनों से कोई कंपैरिजन नहीं। इनमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों में 1 2 और 3 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 1 एंड 3 में। 3 में रेजोनेंस ज्यादा है तो ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा डबल बॉन्ड में, फिर इसमें, और इन दोनों में चेक करूंगा तो यहाँ 10 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है, मतलब 10 हाइड्रोजन इस बॉन्ड को पार्शियल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, और इसको 4 ही हाइड्रोजन है, तो पार्शियल बॉन्ड मतलब यहाँ ज्यादा होगा। तो अपन कहेंगे इसके बाद बॉन्ड लेंथ, तो अपन कहेंगे अगर पार्शियल बॉन्ड हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, सेकंड बनाएंगे, ओके। ये बताइए। हाँ, तो रेजोनेंट हाइब्रिड होता ना रियल स्ट्रक्चर, किसने कहा कि नहीं होता रियल स्ट्रक्चर, तो उसका क्या करें अपन बताओ, ये थोड़ी रेजोनेंस है, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मेरे ख्याल से ये 3 4 बार पूछ चुके हो तुम कि मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड रियल स्ट्रक्चर है। हाँ, ये तो मैं केमिकल बॉन्डिंग से बता रहा हूँ कि रेजोनेंस हाइब्रिड ही रियल स्ट्रक्चर है, तो उसी को आइसोलेट कर सकते हैं बस, बाकी इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, राइट। अब बोलो उसमें क्या डाउट, इसमें से अब तुमने 10th वाला भी कहा। अब अगर अपन चेक करेंगे ना 10th वाले को, तो 10th वाले में अपन लिख सकते हैं, भाई देखो, अब अगर अपन 10th वाले की बात करें तो अपने पास ऐसे 10th वाला है, 10th वाले क्वेश्चन में अपने पास डबल बॉन्ड है, हियरिंग एरोमेटिक स्टिमुलेशन,
इस रिंग में बेंजीन बन रहा है और हक्कल रूल एक ही रिंग के लिए होता है। तो ये वाले बॉन्ड वो थोड़ी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। आइदर दिस टू विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये रिंग एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है तो ये सिर्फ रेजोनेंस में आ सकता है। और अगर इस बॉन्ड को उस तरफ लिखो तो वो रिंग एरोमेटिक स्टेबलाइज हो गया, ये दोनों बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं। ठीक है, वो दोनों बॉन्ड कॉन्जुगेशन में। ठीक है, तो फिर अगर इसमें सिर्फ रेजोनेंस है, उसमें कॉन्जुगेशन है, तो बॉन्ड लेंथ सारे इक्वल कैसे हो सकते हैं? समझ में आया? ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसमें ना, इसका आईयूपैक नंबरिंग कैसे होता है? ये इसका आईयूपैक नंबरिंग है, ये इसका आईयूपैक। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई इसमें अब ये बॉन्ड इस तरफ है तो ये एरोमेटिक है, उस तरफ जाएगा तो वो एरोमेटिक होगा, इसलिए ये सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल तो नहीं हो सकते क्योंकि रिंग एक ही एरोमेटिक हो सकता है। तो फिर याद ही रख लेते हैं, सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ होता है 1,9, उसके बाद होता है 2,3, उसके बाद होता है 9,10 और उसके बाद होता है 1,2। मतलब सबसे छोटा बॉन्ड 1,2 होगा। वो ऐसे स्टार बना के याद रखो, वो न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वैसे स्टार बना के याद। तो मैं इसको भी एरोमेटिक बना सकता था, इसको भी एरोमेटिक बना सकता था, लेकिन रहेगा एक ही एरोमेटिक। तो अपन कहेंगे ठीक है, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक, 1,9 4,10 दे विल बी इक्वल। अगर उधर लिखूंगा तो 1,9 8,9 10,5 और 4,10 दे आर इक्वल। 1,2 7,8 5,6 एंड 3,4 दे आर इक्वल। मॉलिक्यूल सिमेट्रिक दिख रहा है ना, बट ये बॉन्ड जिस तरफ रहेगा उसी तरफ रेजोनेंस होगा, बस बॉन्ड लेंथ सारे इक्वल नहीं हो सकते। अपने क्लास में डिस्कस किया है, इसमें सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है, इवन तो देयर इज अ रेजोनेंस। व्हाई इट इज सो? 1,3 बीटा डाइंग है ना, व्हाई इट इज सो? क्योंकि ये मीसोमेरिक है और मीसोमेरिक में कभी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होता है। भाई अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो तो मैं यहां पर मुझे मीसोमेरिक शो करना पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ इक्वल कैसे? तो फिर बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होगी, तो अपन को बताना पड़ेगा। आप ऐसे स्टार बना के याद रखो, सबसे छोटा ऐसा होता है, वो न्यूमेरिकल डाटा है। फिर 19 के बाद 19 पूछा, एक मिनट रुकना, 19 पूछा। 19 में ये करेक्ट अपन को रिएक्शन ये गिवन है कोई एक कंपाउंड। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा इसलिए बना लेता हूं ताकि आपको दिखे सारी चीजें कि अच्छा अच्छा ऐसे करना। एक कंपाउंड है वो प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है, 7 मेंबर्ड होगा तो प्लेनर तो होगा। Select the correct statement. The boron is sp2 hybridized and the p orbital contains an unshared pair of electrons. No, no, no. बोरोन का जो ऑर्बिटल होता है वो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जैसे नाइट्रोजन में होता है ना ऐसे लोन पेयर, दैट इज कॉल्ड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयर नहीं हुआ किसी के साथ। और कौन सा क्वेश्चन? भाई आपको मतलब जो भी लगता है ना आप कैलकुलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसने क्या बताया मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता कि किसने क्या बताया, आप कैलकुलेट करो अपना बॉन्ड ऑर्डर से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको वो बताऊंगा जो मुझे बताना है। आप उसमें सब जगह सीखो, सारे कंसेप्ट सीखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट ना? बॉन्ड ऑर्डर है, कुछ भी ऑर्डर है, आप सीखो ना, क्या प्रॉब्लम है? जिसने आपको जिस कंसेप्ट से बताया उनसे बोल दो कि हमको ये कंसेप्ट और बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? क्योंकि मैं आपको इसलिए ऐसे बता रहा हूँ कि भाई जो किताब में लिखा होगा मैं वही कंसेप्ट बताऊंगा, उसके अलावा नहीं बता सकता, राइट? ये अमोनिया है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जो sp3 वाले होते हैं ना उनको हाइब्रिड बोलते हैं।
ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। मतलब जब आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैलकुलेट करते हो ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में जो बॉन्ड बनते हैं ना हाइड्रोजन, जहां जहां एटम का शेयरिंग होता है, दे आर हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन अगर कहीं लोन पेयर है, जहां कोई एटम का शेयरिंग नहीं है, उसको अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड। मतलब जो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। किसी एटम के साथ मिक्स नहीं हुआ। दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज अनहाइब्रिडाइज्ड। फिर दूसरा, है ना, क्योंकि सबके अपने अपने क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने के तरीके होते हैं। सबके अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके होते हैं। लेकिन मैं बस उतना ही बोल पाऊंगा जितना किताब में गिवन होगा। मैं अपनी मेरे कंसेप्ट से कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाला। क्वेश्चन सॉन्ग सीरीज का है और मुझे पता है कि उसमें सॉन्ग सीरीज उसमें कितना लिखा है, बस। पर मैं उसको उससे ज्यादा नहीं बताऊँ, ठीक है ना। तो मैं बॉन्ड ऑर्डर वगैरह ऐसे ज्यादा वो नहीं करूँगा। The boron atom is sp2 hybridized and a hybrid orbital contain an unshared pair of electron। नहीं भाई, ये तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो पहले से खाली पड़ा हुआ है। हाइब्रिड कैसे हो सकता है? खाली ऑर्बिटल जैसे अपन लिखते हैं ना, BF3 है, तो BF3 में ये होता ना, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब तीनों बॉन्ड हो गए, तो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। ये खाली जो पड़ा हुआ है वो ऑर्बिटल अपन को वहां लिखना पड़ेगा, देन उसमें थोड़ी अपन ने हाइब्रिडाइजेशन किया। दैट इज कॉल्ड अनहाइब्रिडाइज्ड। तो इसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो लोन पेयर इज कॉल्ड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे अमोनिया में होता है। The boron is sp2 hybridized and the hybrid orbital is vacant। No, it is not hybrid। hybridization में इन्वॉल्व होता तो मैं इसको sp3 लिखता, 1 2 3 4, तो sp2 है। The boron is sp2 hybridized and the p orbital is vacant। Yes, it is sp2 hybridized and the p orbital is vacant। That is correct। Question number 19, वही तो बता रहा था। 20th वाला देखते हैं। 20th वाले को आपने पहले भी पूछा है। 20th वाला आपने पहले भी पूछा है और मैंने आपको बताया था कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर किसी एटम के पास बेंजीन से अगर कोई एटम अटैच्ड है, उसके पास लोन पेयर है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंपाउंड गिवन है अपने पास, वहां पर ये है। और अगर बेंजीन से जो वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड है, उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें माइनस होगा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसमें लोन पेयर है और लोन पेयर होगा तो प्लस है, मतलब इन दोनों में ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिच है इससे, क्योंकि इसमें लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन देगा। इसमें जो कार्बन डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं, उनसे कार्बन अटैच्ड है जो sp3 है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, बट हाइपर कॉन्जुगेशन। ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा बेंजीन को, क्योंकि लोन पेयर है, इधर हाइपर कॉन्जुगेशन, इधर भी लोन पेयर है। अब अगर अपन चेक करें ना दोनों में, ये भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को ऐसे देगा, ये भी लोन पेयर। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कम देगा नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो सबसे ज्यादा, क्योंकि ये भी प्लस है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसको 1 2 3 4 लिख लो। ये तो पक्का था कि 2 और 4 ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होंगे बेंजीन, लेकिन नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 4 एंड देन 2, और 1 और अगर 3 में कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली वो तो माइनस है, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन। So 3 and then 1, that is the answer। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है। 22 वाला क्वेश्चन अपन ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया। ये सारे क्वेश्चन 24 26 ये सब अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किए हुए। ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया हमने लास्ट टाइम, है ना। तो आप उसको मतलब एक बार देख सकते हो, आप उसमें वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो, या तो तुम उस क्लास में थे नहीं इसलिए पूछ रहे होगे शायद। 22 में अपने पास CH2 है, डबल बॉन्ड O है और H है, इधर नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली बात है, इधर डीलोकलाइजेशन होगा। सेकंड वाले में अगर अपन चेक करेंगे तो इधर डीलोकलाइजेशन दो जगह होगा,
ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे। थर्ड वाले में भी डिलोकलाइजेशन 2 जगह होगा, इसमें भी ये CH है, ये नेगेटिव चार्ज है, C डबल बॉन्ड O और इधर H। लेकिन इधर भी डिलोकलाइजेशन है, इधर भी, इधर 2 जगह डिलोकलाइजेशन है, इधर भी 2 जगह डिलोकलाइजेशन है, लेकिन इधर प्लस इफेक्ट भी, इधर प्लस इफेक्ट नहीं, मतलब इधर रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट, इधर ओनली रेजोनेंस। और रेजोनेंस इफेक्ट होगा तो अपन क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज अगर इधर ज्यादा डिलोकलाइजेशन है, इधर रेजोनेंस, तो अपन कहेंगे भाई अगर CH3 का प्लस इफेक्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी तो क्या बढ़ेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस इफेक्ट नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता ना उधर कार्बन की। भाई ये वाला पार्ट तो दोनों में से, इस वाले पार्ट को तो भूल जाऊंगा, तो फिर इनसे चेक करो, ये प्लस आई शो करेगा, ये नहीं कर सकता, प्लस आई से नेगेटिव चार्ज, प्लस आई से तो बढ़ेगा, तो मतलब है वो कम स्टेबल। फोर्थ वाले पॉइंट में नेगेटिव चार्जेस डिलोकलाइजेस एट 3 प्लेसेस। अब 3 जगह डिलोकलाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा ही स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 2 जगह, इधर तो 3 जगह डिलोकलाइजेशन, ये ज्यादा स्टेबल है इससे, ये ज्यादा स्टेबल है इससे, ये ज्यादा स्टेबल है इससे, हो गया भाई। अपने पास 23 की बात करते हैं। 23 में अपने पास मिथाइल ग्रुप के फर्स्ट वाले, अगर मैं सिर्फ इन दोनों में कंपेयर करूं कि मेरे पास ये 2 कार्बोकेटाइन गिवन है, बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन, तो अपन कहेंगे पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज करके देख लो। भाई आप पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज करके और ये देख लो कि किस में ज्यादा डिलोकलाइजेशन, तो इधर डिलोकलाइज करूंगा, इधर डिलोकलाइज करूंगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। भाई ये वाला पार्ट तो दोनों में ही सेम है ना, तो मुझे उस पार्ट को देखना ही नहीं क्या होने वाला है, ये वाले पार्ट को मुझे चेक करना, जो पार्ट डिफरेंट है मेरा फोकस तो बस वही रहने वाला है। चलो देखते हैं कि ये क्या कर सकता है, ये ज्यादा स्टेबल होगा या ये ज्यादा स्टेबल, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा ये देखना। तो अगर दोनों में से चेक करूंगा तो 1 ज्यादा स्टेबल है या 2 ज्यादा स्टेबल है, तो बोल कहेंगे 1 ज्यादा स्टेबल, इधर 3 अल्फा है, इधर 2 ही अल्फा है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, ज्यादा स्टेबल। 24 भी पूछा, 23 अच्छा यार ये तो नहीं पूछा था, बात तो बता दिया मैंने, कोई बात नहीं। अब अपने पास एक कंपाउंड है जिसमें आपने लिखा है CH3CH2 और पॉजिटिव चार्ज, और बी अपन को गिवन है CH3C a positive charge on this and double bond O, लेकिन इसके पास लोन है और दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, दूसरे से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। ऑब्वियस सी बात है किसी एटम जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट एटम पे लोन पेयर है तो ज्यादा स्टेबिलिटी तो होगी, ए और बी में दीज दोनों में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है कार्बन। सी और डी की बात करते हैं, सी में मेरे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड, और आपने इसकी बात, इन दोनों में मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं है यार। नाइट्रो ये लोन पेयर किसका है, ऑक्सीजन का, यहाँ लोन पेयर किसका है, एडजेसेंट एटम में नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन बेटर डोनर एटम है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, अगर दोनों को इसको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ी तो ज्यादा नाइट्रोजन दे सकता है, ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कॉन्स्टेबल होगा, दोनों एक ही पीरियड से। इसका मतलब है अब तक मुझे सी ज्यादा स्टेबल मिला। अब मैं फोर्थ को भी इंक्लूड करूंगा, फोर्थ वाला तो मुझे वैसे ही काफी कम स्टेबल लग रहा है, रीजन क्योंकि आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ही पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हो, कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज दिख रही है, जबकि वो कार्बन क्या था, उसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 था, और आप उस पर ही पॉजिटिव चार्ज लिखोगे तो वो तो अनस्टेबल होगा। बता दो स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे कम स्टेबल डी ही होगा। 26 वाला पूछा आपने, 26 वाला मैंने आपसे कहा था वो
और रीअरेंजमेंट वाला पार्ट है उसको रुक जाते हैं, तो बता दूंगा मैं रीअरेंजमेंट, पढ़ा ही दूंगा, उसके बाद GOC2 पे चलूंगा। अब अपन बात करते हैं एक मिनट रुकना है, वो रिकॉर्डिंग स्टॉप करना। अब एक्सरसाइज 2 के एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 रुकना, काफी कुछ तो डिस्कस किया था हमने पार्ट 3 में। 2, 3 और 9 पूछा है आपने एक्सरसाइज 3 के पार्ट 3 में। 1 वाला तो एक्सरसाइज 3 का पार्ट, अच्छा एक्सरसाइज 3 था, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 में मुझे बताना है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर मुझे 2 बताना है। 2 देख लेते हैं क्या है। 2 में लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इनकरेक्ट अबाउट द रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपन को काफी सारे पता है, इन दोनों इनमें भी अपन रेजोनेंस दिखा सकते हैं। The most stable structure, resonance structure explain all the characteristics of the species. सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा ना, मतलब अगर 3 स्ट्रक्चर्स हैं, जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होंगे वो रेजोनेंस हाइब्रिड उसके सारे प्रॉपर्टीज बता सकता है। So the most stable structure, resonant structure explain all the properties of the species, correct होगा। All resonating structures remain in equilibrium। हाँ, नहीं तो गलत हो जाएगा, नहीं ये मोस्ट स्टेबल थोड़ी बोल रहा था, ये रेजोनेंस हाइब्रिड के बोल रहा चाहिए ना। द मोस्ट स्टेबल, मान लो अपने पास एक स्ट्रक्चर है ऐसे, अपन मोस्ट स्टेबल ऐसे लिख लेते हैं, एक मेरे पास ऐसे है और एक ऐसे है। तो अगर मान लो इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है, अपन ने ऐसे लिख लिया और अपन ने एक ऐसे बना लिया, तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये थोड़ी रेजोनेंस हाइब्रिड विल एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ना, अपन इनका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे बनाएंगे, दिस विल बी द रेजोनेंस हाइब्रिड, ये सबके सबके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा। हाँ, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होगा, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। सो ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। नो, दे आर नॉट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए तो ऐसे साइन चाहिए, हम तो ऐसे साइन लगाते हैं। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इन ट्रांजिशन स्टेट। रेजोनेंस हाइब्रिड हैज मैक्सिमम सिमिलरिटीज विद द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, दैट्स करेक्ट, क्योंकि इसके साथ इसका कंट्रीब्यूशन इसमें ज्यादा है ना, तो इसके साथ इसकी सिमिलरिटी सबसे ज्यादा मैच करेगी। रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल, ये आइसोलेट करते हैं, यही रियल स्ट्रक्चर, ये दोनों इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। 3 की बात कर लो। 3 में अपन कहेंगे, अब 2 और 3 मेरे ख्याल से 3 वाले में अगर अपन ऑप्शन 1 की बात करें, एक ही बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड विल सेकंड स्ट्रक्चर हैव मोर कंट्रीब्यूशन टू रेजोनेंस हाइब्रिड देन फर्स्ट। तो सेकंड का स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, है ना, तो सेकंड का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए, तो सेकंड में ऑक्टेट स्टेबल, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, सेकंड में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसमें ये है, इसमें तो सेकंड वाले में तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो दोनों में से स्टेबिलिटी चेक करो और बता दो। सेकंड वाले में ऑप्शन ए जो था वो गलत था, क्योंकि वो बता रहा था कि रेजोनेंस हाइब्रिड एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज नॉट मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो ए वाला गलत था। आप अपने आप मतलब थर्ड वाले को कर सकते हो, बस स्टेबिलिटी चेक करना है अपन को। सेकंड वाले को चेक करेंगे तो सेकंड वाले में सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, बी वाले ऑप्शन में। सी वाले ऑप्शन में अगर अपन चेक करेंगे तो सेकंड वाले का सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए फिर वो आंसर में आएगा। थर्ड वाले में फर्स्ट वाले का, डी वाले ऑप्शन में फर्स्ट वाले का सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, सेकंड वाले का नहीं है, तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, तो डी आंसर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा आपने, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो था, 9 वाला इज बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ चेक कर लो, बॉन्ड लेंथ चेक करते हैं।
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, अपन को ये बताना है कि बताओ इसमें बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, ऐसे गिवन है अपन को, और इसमें ऐसे गिवन है। अब देख ये वाला हाइड्रोजन तो इधर तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन में है, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन में आएगा तो ये वाला तो पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा भाई, थोड़ा तो आएगा ना, पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब थोड़ा थोड़ा सा भी अगर डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड तो है ना, यहाँ तो कोई हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है, यहाँ से थोड़ी कर सकता है। और अपन से पूछा है ये, और ये इसके बारे में पूछा है, इसका मतलब है ये तो प्योर सिंगल बॉन्ड है, और ये थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, अब थोड़ा सा भी आए डबल बॉन्ड तो है, तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड लेंथ जो है ए डैश वाला वो बड़ा होगा इससे, तो अपन बता सकते हैं ऐसे बॉन्ड लेंथ। अब बी की बात करते हैं, बी में अपने पास क्या गिवन है, डबल बॉन्ड NH2 गिवन है अपने पास, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब अपन कहेंगे यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई ये बी है, और यहाँ पर अपन लिख सकते हैं क्या, बी डैश, ये बी डैश। तो अपन कहेंगे देखो अगर मैं यहाँ से लोन पेयर को यहाँ शिफ्ट करूं तो मैं बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर सकता हूं, इसका मतलब है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, C है NH2 बनेगा, इस पे लोन पेयर आ जाएगा, और डबल बॉन्ड इस पे NH2 आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके लोन पेयर से मैंने बॉन्ड बनाया, और इसका ये वाला जो पाई बॉन्ड था उससे मैंने लोन पेयर बना लिया। तो अब ये दोनों तो ये भी CN डबल बॉन्ड था पॉजिटिव चार्ज के साथ, अब देखा जाए तो दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, यहाँ नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, इधर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, दोनों इक्वल स्ट्रक्चर्स, मतलब बॉन्ड लेंथ जो होंगे बी और बी डैश जो होंगे वो इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल है। अब अपन थर्ड की बात करें, थर्ड वाले में अगर देखा जाए तो थर्ड वाले में तो आपने डबल बॉन्ड इक्वल होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो सीधा सीधा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और दोनों में ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो यहाँ भी बॉन्ड लेंथ दोनों इक्वल होंगे क्योंकि सेम टाइप ऑफ आइटम पे बॉन्ड लेंथ है। अब अगर अपन मान लो यहाँ बात करें, यहाँ अपने पास डबल बॉन्ड यहाँ गिवन है, यहाँ ऐसे गिवन है, ये तो रेजोनेंस में है, यहाँ कॉन्जुगेशन है तो यहाँ तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में भी कन्वर्ट होगा, लेकिन वो कॉन्जुगेशन में नहीं है क्योंकि बीच में sp3 आ रहा है। तो अगर यहाँ पर बॉन्ड अपन बोल रहे हैं ये डी है और ये डी डैश है, तो अपन कहेंगे डी वाला सिंगल बॉन्ड, मतलब यहाँ पार्शियल बॉन्ड बन रहा है ना, पार्शियल सिंगल बॉन्ड बन रहा है कॉन्जुगेशन की वजह से, और ये तो प्योर डबल बॉन्ड है, तो प्योर डबल बॉन्ड छोटा होगा इधर कॉन्जुगेशन की वजह से, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, सिंगल में भी कन्वर्ट होगा, तो अपन बता सकते हैं भाई कि वहां वो सिंगल में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन था। अब अपन एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 पे चलते हैं। अब एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 की बात करेंगे तो अपन बताएंगे एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 4 का 10 भी था, मैं एक बार देख लेता हूं क्योंकि 10 मैंने शायद आपको डिस्कस किया है अपन ने। क्वेश्चन नंबर 10 भी है, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ है ही नहीं, मेरे इसमें तो क्वेश्चन नंबर 10 है ही नहीं पार्ट 4 में, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछा था, 10th वाला तो है ही नहीं इसमें, 6, 7, 8 वाला है, तो बता दो ना 8th वाले में क्या प्रॉब्लम है। लो भाई पॉजिटिव चार्ज है, इधर C है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, 3 डिग्री कार्बो कटेन है, इधर अगर अपन चेक करेंगे तो इधर भी 3 डिग्री कार्बो कटेन है, इधर भी हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है, लेकिन इधर CH3 है, इधर थोड़ा बल्कीनेस है ज्यादा, और इधर और ज्यादा बल्कीनेस है, तो एक्चुअली अपन इधर ऐसे लिखते हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर तो और भी ज्यादा बल्कीनेस है, 3 CH3 अटैच है, CH3 इधर 3 CH3 अटैच है, ठीक है। अभी क्या होगा अगर अपन चेक करेंगे तो इसमें ये पॉजिटिव चार्ज अगर अपन डिलोकलाइज करेंगे तो इस पे आएगा, इसमें डिलोकलाइज करूंगा तो इस पे आएगा, इसमें डिलोकलाइज करूंगा तो इस पे आएगा,
अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, 3 अल्फा है और इधर भी 3 होगा, इधर एक ही अल्फा है, इधर अल्फा है ही नहीं, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें होगी? इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया स्टेबिलिटी। अब एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 को देखते हैं। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में आपने क्वेश्चन नंबर 6 को बोला है। तो एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 6, 6, 7, 8। तो पहले अपन 6 की बात करते हैं। 6 वाले में आपको गिवन एक क्लास में किया हुआ है क्वेश्चन। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इधर ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर है, तो मैं इधर ऑक्टेट कंप्लीट करूंगा ना। सेकंड वाले में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है, वो भी 5 अल्फा। इधर ऑक्टेट कंप्लीशन है, रेजोनेंस, इधर हाइपर कॉन्जुगेशन। इधर भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, लेकिन अपन कहेंगे देखो ऑक्टेट कंप्लीशन तो इसमें भी है, लेकिन ये फिर मैं डिग्री से डिसाइड कर लूंगा, ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है। रेजोनेंस स्टेबिलिटी तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज, हाइपर कॉन्जुगेशन 6 हाइड्रोजन का है और इसमें 3 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है। रेजोनेंस इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 3 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें 6 का है, ये ज्यादा स्टेबल है इससे। लास्ट वाला तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें तो 2 ही अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन है। इन दोनों में डिसाइड किया तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, ये अपने पास स्ट्रक्चर्स हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो 1 और फिर 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 4, उन दोनों का हाइपर कॉन्जुगेशन से साथ। 7th वाला शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन है, उसको छोड़ दिया मैंने। 8th वाला क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। 8th वाले में सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो एटम होगा जिसमें, इन सब में अगर चेक करेंगे ना अपन, तो सबसे कम स्टेबल 4th वाला होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। उसके बाद सेकंड वाला होगा, 4th सबसे कम स्टेबल, उसके बाद सेकंड वाला, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट होंगे। तो 1 एंड 3 में सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है, सो 1 एंड 3 हैज ऑक्टेट कंप्लीट। अब 1 और 3 की बात करेंगे तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो कहूंगा दोनों में अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा किस पे होगा? तो अपन बताएंगे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजन पे होगा कार्बन के कंपैरिजन में। तो 1 वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि 1 वाला आपने ऐसे बना रखा है, CH2 डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, 1 वाला ऐसे है, ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज होगा तो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। ठीक है ना, 1 वाले में ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये 3 वाला बनाया मैंने, ये 1 है और ये 3 है, ये 2 है। 2 वाले में तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना कार्बन का, इसलिए छोड़ ही देता हूँ। वो ये कंप्लीट भी करोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है 2 वाले में, या नेगेटिव चार्ज बना रखा है। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो फिर स्टेबिलिटी कैसे बताऊंगा? और 4th वाले में नाइट्रोजन पे ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इस पे नेगेटिव चार्ज तो लिखा आपने, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं और पॉजिटिव चार्ज, तब तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल। सो 1 और 3 में अपन ने बता दिया कि भाई 1 ज्यादा स्टेबल होगा 3 से, क्योंकि नाइट्रोजन पे ऑक्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। ये अपना स्ट्रक्चर होगा, ये स्टेबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर उसमें आपने फिर पूछा है, 8th भी बता दिया, 9th नहीं पूछा, 10th और 10, 11, 12 पूछा है। चलो भाई 10 की बात कर लेते हैं। 10th वाले में आपने कहा है which of the following is unstable in these structures। अब 10th वाले में अगर अपन चेक करेंगे तो ये क्यों अनस्टेबल होगा? इसमें तो रेजोनेंस फिनोमेना है, अपन कहेंगे ये अनस्टेबल होगा क्योंकि एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक कभी फॉर्म भी नहीं होते और अनस्टेबल भी होता है। ये वाला अपन कहेंगे ये भी अनस्टेबल हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक जैसे बना सकते हैं अपन इसे। लेकिन डी वाला तो एरोमेटिक बनेगा, और एरोमेटिक बनेगा तो ये तो हाईली स्टेबल है। तो जो भी एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं या है, दे आर अनस्टेबल। तो अपन कहेंगे ये
और ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स है। अगर इसको ऐसे शिफ्ट करो you'll get एंटी एरोमेटिक, इसको ऐसे शिफ्ट करो you'll get एरोमेटिक, क्योंकि इधर डेल्टा नेगेटिव है इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अनस्टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है आपने। 11th क्वेश्चन में एक बार देखो, द हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल केटाइन N2-ब्यूटी। देख भाई, टर्शियरी ब्यूटाइल केटाइन का मतलब ये है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है। मैं हाइपर कॉन्जुगेशन करूंगा, यहां से सिग्मा बॉन्ड और इसका एम्प्टी ऑर्बिटल जो कि पाई बॉन्ड बनाएगा, है सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड बनाऊंगा। और 2-ब्यूटीन का मतलब हो गया ये, 2-ब्यूटीन में मैं ऐसे बताऊंगा, ये 2-ब्यूटीन है। इसमें अगर मैं चेक करूंगा तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये एम्प्टी था या एम्प्टी नहीं है, राइट? तो अपन बता सकते हैं एरोमेटिक इज मोर स्टेबल। एरोमेटिक तो बहुत 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 ज्यादा स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक तो बनते भी नहीं। नॉन एरोमेटिक तो बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे, नॉन एरोमेटिक ना, एरोमेटिक की बात ही नहीं करेंगे इसमें, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। नॉन एरोमेटिक काफी ज्यादा स्टेबल होंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें ना ए वाला जो पार्ट था, अब ए ऑप्शन में सिग्मा एम्प्टी पी ऑर्बिटल चलेगा, और सिग्मा और पाई स्टार मतलब एंटी बॉन्डेड, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एंटी बॉन्डेड, तो अपन कहेंगे ए ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। सिग्मा एम्प्टी पी ऑर्बिटल, सिग्मा पाई स्टार पी ऑर्बिटल, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिग्मा सिग्मा स्टार, नो नो नो, इट इज एम्प्टी ऑर्बिटल, इसलिए बी वाला तो गलत होगा। सी वाले को सिग्मा पी फील्ड होगा तो एनाइन थोड़ी बताता है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो गलत हो गया, पी फील्ड हो ही नहीं सकता, राइट? इधर तो एम्प्टी ऑर्बिटल है। फिल्ड पी ऑर्बिटल नहीं, नो इट इज नॉट पी ऑर्बिटल, इट इज सिग्मा बॉन्ड, सो बाकी बी सी ऑप्शन तो गलत है। स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके अराउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो ना यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कार्बन के 12 हो गए, राइट? ये वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स ना, मॉलिक्यूल जो बनेगा अपने पास, जो टोटल इलेक्ट्रॉन अपन फाइंड आउट करेंगे इसमें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व है उसके हिसाब से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बता देते हैं। 2 कार्बन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 और 2 हाइड्रोजन के 14 इलेक्ट्रॉन और एक ये कॉन्जुगेशन वाला 16 इलेक्ट्रॉन है, अपन को पता है एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो सिग्मा वाला है, डिलोकलाइज्ड ऑर्बिटल। तो 16 मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से 14 के बाद वाले पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py फील्ड होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन है। 12th वाला मैंने अपन ने पहला क्वेश्चन यही किया था, 12th वाला वो जब अपन इसका NaOH से रिएक्ट करेंगे, NaOH से रिएक्ट करोगे तो ये बनेगा। तो 12th वाले में पूछा, अपन ने 9 बनाए तो थे अभी, अगर NaOH से रिएक्ट करूंगा तो वो OH O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर OH O नेगेटिव में कन्वर्ट होगा तो अपन को पता है, फिर 9 अभी बना के दिखाए थे मैंने आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और सारे बना के दिखाए थे इसलिए ताकि आप गलती ना करें, आप अपने आप भी एक बार बना के देख सकते। सो 12th वाला भी मैं आपको बता चुका हूं, ये आपके 13 का पार्ट था। मैं पार्ट 2 की बात करता हूं। पार्ट 2 में 1 2 3 पार्ट 2 में है, इसमें ए इज मोर स्टेबल देन बी, मतलब 2 मुझे गिवन है और इसमें अपन को बताना है इसमें ए है और इसमें बी है, तो इसमें रेडिकल अपन को यहां गिवन है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भाई अनस्टेबल होगा, या तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तब तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा ही होगी इससे, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो दोनों में कहीं डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करनी पड़ेगी। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में 2 2 और 3 7 है, इसमें 2 और 2 4 है, तब ये ज्यादा स्टेबल है। मेरे पास एक ऐसे गिवन है और एक ऐसे गिवन है, रेडिकल। अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन तो दोनों में सेम है भाई, इधर भी 2 अल्फा है, इधर भी 2 अल्फा है, लेकिन इसमें प्लस इफेक्ट ज्यादा है इसकी स्टेबिलिटी, क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन भी है ना। अब अगर हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है तो इंडक्टिव इफेक्ट से चेक करूंगा।
फिर अपन ए लिखेंगे दैट इज पीएचसी, इसमें 3 पीएच है, मतलब 3 पीएच पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी, इसके तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे और इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है, उसमें रेजोनेंस है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसमें इसके डबल बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में होंगे, इसके डबल बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में और इसके भी, और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस में ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following substituents at ortho position is more stable in stabilizing the phenoxidine? मतलब मेरे पास phenoxidine मतलब ऐसे ये होता है phenoxidine, दिस इज कॉल्ड phenoxidine, अब वो जो भी बना है लेकिन ये होता है phenoxidine। तो इनमें से बोल रहे हैं कि भाई अगर इसको स्टेबल करना है तो बताओ किसको लगाओ, तो मैं कहूंगा कोई ऐसा ग्रुप लगा दो कहीं भी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा। पहला वाला CH3 रिलीजिंग ग्रुप होता है, OCH3 रिलीजिंग प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। अब थर्ड वाले में अपन को C डबल बॉन्ड लिखा हुआ है, बेंजीन से C डबल बॉन्ड हो मतलब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करेगा। फोर्थ वाला CH2OH है, माइनस आई शो करेगा बट नॉट माइनस एम, क्योंकि CHO होगा तो ऑब्वियस सी बात है, पर माइनस एम की बात करेंगे ना, ऐसे इधर शिफ्ट होगा तो इधर शिफ्ट, ऐसे बताएंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन था वो। थर्ड वाला भी पूछा आपने, द कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, पहला वाला तो एंटी एरोमेटिक है, उसमें चार इलेक्ट्रॉन है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और एरोमेटिक के लिए कम से कम 6 पाई या 2 पाई या 10 पाई ऐसे होना चाहिए, तो बताने की जरूरत नहीं थी बाकी तो थर्ड वाला तो वैसे ही हो गया। द कंपाउंड आउट ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, पहला वाला एरोमेटिक, दूसरा वाला एंटी एरोमेटिक, फिर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, क्योंकि अपन को 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये अपन को पता है, 14 पाई 18 पाई लाइक दैट। तो ए वाले में तो 2 पाई है लेकिन बी वाले में तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, अभी 4 पाई होगा तो एरोमेटिक हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि एरोमेटिक के लिए तो ये इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, डीलोकलाइजेशन तो करने पड़ा। फिफ्थ वाले में आपने कहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट विद AgNO3, तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर मुझे ये बताना है कि बताओ AgNO3 को हेलोजन मिलेगा तो फट से ले लेगा, बिकॉज ऑफ pSp वैल्यू बहुत कम होता है। अगर मेरे पास ये दोनों गिवन है और इन दोनों में मुझे बताना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा AgNO3 से, तो मैं कहूंगा ये आप इसको ऐसे देख लो, AgNO3 को हेलोजन चाहिए ना तो ये बनेगा, AgNO3 को हेलोजन चाहिए तो ये बनेगा। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो AgNO3 के साथ। अगर Cl को हटाएंगे बिकॉज Cl इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसे AgNO3 ऐसे रिएक्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी होगा उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा तो अपन कहेंगे ये ज्यादा स्टेबल है इससे, तो फिर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हुई AgNO3 से इससे। अगर अपन इन सबको देखें तो सेकंड वन इज फॉर्मिंग, इनमें से अपन को क्या करना है, विल प्रोड्यूस्ड प्रेसिपिटेट विद AgNO3, तो ठीक है ना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। पहले वाले में क्या गिवन है अपन को, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, Br हटा के चेक करते हैं। बी ऑप्शन में क्या गिवन है, ये तो एरोमेटिक है बी ऑप्शन वाला, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, ये तो एरोमेटिक है, यही आंसर हो जाएगा। अब इससे ज्यादा और क्या रिएक्टिविटी बताओ, एरोमेटिक बनेगा तो हम तुरंत बना देते हैं, फिर तो उसी को रिएक्टिव सबसे ज्यादा। फिर आपने 6 वाला भी पूछा, आपको बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड, ठीक है, तो पहले बना लेता हूं, CH डबल बॉन्ड CH और फिर NO2 लिखा, डी वाला बना लेते हैं, Cl CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH3 बना, तो बस इन दोनों में कंपेयर करते हैं। हमें Cl बॉन्ड को कंपेयर करना है तो फिर कहेंगे देखो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो Cl पे अपन ने पॉजिटिव चार्ज लिखा, ये CH इधर CH पे नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज आगे भी डीलोकलाइज होगा, इसमें नहीं होगा आगे डीलोकलाइज, आगे डीलोकलाइज इसमें क्यों नहीं होगा, जहां पर है वहीं पर अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि जहां नेगेटिव चार्ज बन रहा है उससे इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ है और उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो अपन कहेंगे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है वहां पर तब तो स्टेबिलिटी के उसमें बता देना, पर दोनों में अगर मैं चेक करूंगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल है, मतलब जैसे ही यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा
ये उसको स्टेबलाइज कर लेगा। तो ज्यादा टाइम के लिए इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, इसमें तो उधर बनेगा तो वो अनस्टेबल है, तो फिर जल्दी से वापस आ जाएगा। मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा टाइम के लिए रहेगा। अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा टाइम के लिए रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा टाइम के लिए रहने का मतलब है कि वहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा, वो उधर तो नेगेटिव चार्ज जाके ऑक्सीजन पर रुक ही जाएगा, तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ये ज्यादा छोटा होगा क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, तो B इज ग्रेटर देन A। अब तक अपन को यहाँ पता चल गया। दूसरे स्ट्रक्चर में अपन देखेंगे तो वहां तो C की बात करेंगे अपन, तो Cl CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो इधर भी अगर अपन डिलोकलाइज करेंगे तो नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, लेकिन कोई उससे विड्रॉ नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें ये क्या था माइनस इलेक्ट्रॉन लेके। इधर ऐसा कुछ नहीं, इधर तो प्लस ही होता, अनस्टेबल होगा। तो जितना ज्यादा इसका लोन पेयर उधर की तरफ जाएगा उतना ज्यादा अपन कहेंगे उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। लास्ट वाला क्या गिवन है अपन को, OCH3, वो भी अनस्टेबल है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज हम कभी भी नेगेटिव चार्ज ऐसे एटम के पास नहीं बनाएंगे ना जिसके पास लोन पेयर है। यहाँ तो नेगेटिव चार्ज ही बनाना मुश्किल होगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। 5 का D, ये कह रहे हैं 5 का D भी तो एरोमेटिक है। 5 का D पॉजिटिव चार्ज कहाँ एरोमेटिक है बताओ? वो तो अनस्टेबल है, रिंग एरोमेटिक है, पॉजिटिव चार्ज थोड़ी एरोमेटिक है। एरोमेटिक तो अपन तब बोलेंगे जब उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक स्टेट है। अपन ने सारे डाउट कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे ख्याल से किसी और का कोई डाउट है तो बताओ। और कोई डाउट है? मेरे ख्याल से काफी कुछ डिस्कस कर लिया हमने आज। कोई डाउट नहीं? तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं GOC2 शुरू करने वाला हूं। कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट टाइम मैं GOC2 शुरू करने वाला हूं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के होमवर्क करूंगा, और अभी GOC2 शुरू करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। आईयूपैक के बाद वाला तुम्हारा पार्ट मैं फ्राइडे को करूंगा थोड़ी देर, जिसका आईयूपैक नेम नहीं हुआ था मैं फ्राइडे को बताऊंगा। अपना पुराना वाला ग्रुप जो है उसी में डाल। ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ फिनिश हुआ? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो अभी 20% पार्टी फिनिश हुआ है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, शीट में भेज दूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो बहुत ज्यादा है, वो तो चलेगा। अपन GOC2 भी खत्म कर लेंगे, उसके बाद भी चलेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तब खत्म होगा जब आप स्टीरियो केमिस्ट्री खत्म कर लो, बैच अलग अलग हो जाएगा। बिल्कुल 100% बैच विल बी डिवाइडेड। ठीक है ना, बैच विल बी डिवाइडेड 100%। तो ये आज आपका मेरे ख्याल से काफी सारे डाउट्स अपन डिस्कस कर लिए। अपन यही रुक जाते हैं, नेक्स्ट टाइम GOC2 अपन शुरू करेंगे। GOC2 हार्डली 2-3 क्लास में खत्म। अब ज्यादा नहीं हो, इसलिए तो इसमें टाइम लगा रहा हूँ ना। इससे ये स्ट्रांग होगा तो GOC2 अपना इजी हो जाएगा। ओसी बुक आप सॉल्व करना शुरू करो, लेकिन आप कभी मुझे फोर्स नहीं करना कि आप मतलब डिस्कस करो डिस्कस करो डिस्कस करो। मैं क्लास लगाऊंगा पक्का, लेकिन फोर्स नहीं करना, नहीं सर वो बुक का क्वेश्चन बताओ, बुक का क्वेश्चन बताओ। राइट ना, फोर्स नहीं करना किसी बात की, मतलब नहीं नहीं सर आप मतलब बुक मैं करूंगा पक्का, मैंने बुक बताया तो डिस्कस करूंगा, लेकिन शीट डिस्कस मुझे करना ही पड़ेगा। बुक भेज दिया ना, सब ग्रुप पे डाला ना आपने? मैंने बुक भेज दिया ना, ग्रुप पे डाल दिया, बुक ग्रुप पे डाला आपने लास्ट टाइम, तुरंत क्लास के बाद ही डाल दिया था। बिल्कुल उसका GOC सॉल्व करो, बुक का GOC सॉल्व करो, GOC सॉल्व करो 1 to 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं बता दूंगा कब मैं डिस्कस करूंगा, वीक में डिसाइड कर लेंगे अपन जब भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप GOC2 सॉल्व करो उसमें 1 first 50 क्वेश्चन या 25 कर लो, थोड़ा कम देता हूँ ना, ज्यादा नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो जल्दी अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा। फर्स्ट 25 कर
ऑफलाइन जैसे ही होगा, ऑफलाइन क्या मतलब अगर वो अपन को चांस वो देते हैं ना डाउट्स करने के लिए डिस्कस, तो अपन डाउट डिस्कस कर लेंगे, अपन डाउट डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो फिर आ जाओ डिस्कस करते हैं डाउट्स, घूमने जा रहा हूँ, वॉक करने, तो डाउट डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा क्लास ज्यादा हो रहे हैं? अच्छा, ठीक है, क्लास देखता हूँ मैं, जो मतलब बात करता हूँ सबसे पहले, ठीक है? चलो भाई, फिर बाय। GOC2 शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है? चलो बाय, चलो भाई, बाय 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 बाय।